चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इस पर भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसके साथ ही साथ क्वेश्चन भी करते चलेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप क्या सीखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट के विषय में, यानी कि वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, इसके विषय में सीखेंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पर कुछ इमेज भी दिखाई देगा, उसके विषय में भी जानेंगे कि इस इमेज के विषय में क्या होता है। बहुत सारा इमेज यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो आप लोग क्या जानेंगे, इस इमेज को देख लीजिए, इस सब जितना इमेज दिखाई दे रहा है ना, सबके विषय में जानेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जानते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है दो सदिश का। यहाँ पर दो सदिश जो होगा, मान लेते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखिए क्रॉस, इससे पिछला वीडियो में हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ा चुके, एक वीडियो में पूरा कंसेप्ट दिए थे डॉट प्रोडक्ट का। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आज पढ़ेंगे सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट के विषय में। आज पूरा कंसेप्ट खत्म करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का, फिर इस पर क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पर डॉट देते थे, क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ पर क्या देंगे, क्रॉस देंगे, क्रॉस का साइन देंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो बराबर होता है, इसका मैग्नीट्यूड जो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप होता है। ठीक है, तो ये जो होता है, तो यहाँ पर एक बात बोला गया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होना चाहिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी जो होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए और नॉन पैरेलल होना चाहिए, नहीं जीरो होना चाहिए। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में बताया, कंडीशन कब सेटिस्फाई है, ये फार्मूला जो आप ये लिखे हैं ये कब सत्य है, जब ये क्या हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन जीरो हो यानी शून्य नहीं हो, और वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल नहीं हो यानी कोलिनियर नहीं हो, तब ये क्या है, सत्य है। और यहाँ पर थीटा क्या है, तो थीटा जो होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच बना हुआ क्या होता है, कोण होता है। थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच बना हुआ कोण होता है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच बना हुआ क्या होता है, कोण होता है। थीटा होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण होता है। और थीटा जो है वो कहां से कहां तक बिलोंग कर सकता है, तो थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई तक। क्लोज इंटरवल 0 से पाई तक क्या क्या करेगा, बिलोंग करेगा। कहने का मतलब क्या है कि थीटा जो होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा और पाई से छोटा या बराबर होता है। दोनों बात क्या है, सेम है, दोनों का अर्थ क्या है, सेम ही है। तो यहाँ पर अब हम जानते हैं। और एन कैप क्या है, तो ये जो है कोई वेक्टर, ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, मान लेते किसी प्लेन में है, क्या है, किसी प्लेन में है, ये किसी प्लेन में है, तो ये एन कैप जो होगा, एन कैप क्या होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर होता है, दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, दोनों पर क्या होता है, लंबवत होता है। कौन लंबवत होता है, एन कैप। एन कैप इसकी दिशा को बतलाता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किए हैं तो इसकी दिशा क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाए हैं ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो यहाँ पर इसका दिशा होगा ऊपर की ओर, क्या होगा, ऊपर की, इसको बोलेंगे एन कैप। एन कैप है, क्या है, एन कैप। अब कैसे जानेंगे इसका दिशा ऊपर होगा या नीचे होगा, इसको हम बताएंगे राइट हैंडेड एस्क्रीव सिस्टम से, यानी दक्षिणावर्त पद्धति से आपको बतलाएंगे कि इसका दिशा ऊपर होगा, नीचे होगा, किधर होगा, आप यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी आगे थोड़ा बढ़ेंगे, उसके बाद आपको इसके विषय में चर्चा कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि एन कैप जो है ना, एन कैप, ये जो एन कैप है ये क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा को बतलाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा को बतलाएगा एन कैप। एन कैप की दिशा में क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना बात जान लिए कि क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। यही इसका डेफिनेशन है, परिभाषा है क्रॉस प्रोडक्ट का, जहां पर एक शर्त दिया गया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जीरो नहीं होना चाहिए और पैरेलल नहीं होना चाहिए, नहीं कोलिनियर होना चाहिए, तब हम बोलेंगे ऐसा कंडीशन क्या है, सत्य है। ठीक है, इसका थोड़ा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे कि ज्योमेट्री के अनुसार ये क्या देता है। जैसे डॉट प्रोडक्ट में हम पढ़ाए थे कि ज्योमेट्री के अनुसार वहां प्रोजेक्शन निकालते हैं, यानी शेडेड एरिया निकालते हैं।
यहां पर क्या निकलेगा वो भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा बात देखते हैं क्या होता है। अब यहां पर देखिए हम निकाल लेंगे साइन थीटा। क्या साइन थीटा यहां से निकाल सकते हैं ना, तो इसको हम मिटा देते हैं कि थीटा, ये वाला तो आपको याद ही हो गया होगा कि थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई, या ऐसे बोल सकते हैं थीटा का जो मान होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा या पाई से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि साइन थीटा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला यहां से क्या बन जाएगा कि साइन थीटा, देखिए पूरे का अगर मैग्नीट्यूड या साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा यहां से क्या आता है, साइन थीटा जो होता है इसका फॉर्मूला साइन थीटा का होता है एंगल निकालने के लिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी होता है। क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए, देखिए साइन थीटा क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है, जहां मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए कैप क्रॉस बी कैप। ये दोनों क्या है, इसके लिए साइन थीटा के लिए सत्य है। तो आप ये भी याद रखेंगे, एन कैप का होता है, एन कैप क्या है, एन कैप यूनिट वेक्टर है जो किसी प्लेन के क्या होता है, किसी तल के लंबवत होता है। ये जो प्लेन है इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। जो भी प्लेन है, मान लेते हैं प्लेन पाई प्लेन है, या पाई ने मान लेते हैं ये कोई प्लेन है, म्यू प्लेन मान लेते हैं। कौन सा प्लेन है, म्यू प्लेन है। ठीक है, या कैपिटल पाई प्लेन मान लीजिए इसको, क्या है, कैपिटल पाई प्लेन है। तो ये क्या है, जो एन कैप है ये प्लेन के क्या है, लंबवत है, और वेक्टर ए पर भी लंब 90 डिग्री का कोण बनाएगा और वेक्टर बी पर भी 90 डिग्री का कोण ये बनाएगा। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि एन कैप जो है परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के भी, एंड एन कैप है परपेंडिकुलर वेक्टर बी के भी। ये दोनों पर क्या है, लंबवत होता है, और प्लेन पर भी जो समतल है उस पर भी क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आप देख लेते हैं एन कैप। एन कैप को एक और नाम से जाना जाता है लंबवत इकाई सदिश। क्या बोलते हैं, लंबवत इकाई सदिश। एन कैप जब भी आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि लंबवत इकाई सदिश निकाली, तो इसका मतलब आपको क्या बोलना है, एन कैप निकालिए। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, लंबवत इकाई सदिश। लंबवत इकाई सदिश क्या होता है, लंबवत इकाई सदिश। लंबवत इकाई सदिश बोले तो आप क्या निकालिएगा, एन कैप निकालिएगा। क्या निकालिएगा, एन कैप। एन कैप निकालने का फार्मूला क्या होगा, तो एन कैप निकालने का फार्मूला जो होता है वो होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। ठीक है, जैसे साइन थीटा का फार्मूला बताए उसी प्रकार से एन कैप का बतला दिए कि एन कैप बोले आपको निकालने के लिए तो कैसे निकालिएगा। ठीक है, तो लंबवत इकाई सदिश बोले यानी कि एन कैप बोले तो आप बोलिएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ऐसा होता है फार्मूला। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, अब लिख लीजिएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, इसको मान लेते हैं वेक्टर बी है, और जब हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करते हैं तो आप जानते हैं तीनों एक दूसरे पर क्या है, यहाँ पर लंबवत है, तीनों एक दूसरे पर क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जब यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कीजिएगा, या यहाँ पर मान लेते हैं वेक्टर ए, ठीक है, आपको समझने में सुविधा होगा, यहाँ पर मान लेते हैं वेक्टर ए और यहाँ पर मान लेते हैं वेक्टर बी। ठीक है, तो राइट हैंडेड सिस्टम से आप दक्षिणावर्त पद्धति से देखिए इसका डायरेक्शन कैसे पता कीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिव्यू कर देते हैं, थोड़ा सा देखिए, उसके बाद आगे डिटेल में थोड़ा सा और जानेंगे। जैसे ये वेक्टर है तो आप वेक्टर पर क्या कीजिएगा, अपना दाहिना हाथ रखिएगा। ठीक है, ये जो वेक्टर ए की दिशा में क्या रखिएगा, वेक्टर ए के दिशा में आप अपने वेक्टर ए के दिशा में रखिएगा। ये पूरे उंगली को दिखाइए, जो उंगली आपका है ये किसके दिशा में, वेक्टर ए के दिशा में। ये जो आपका पाम है, ये क्या आपका पाम है, यानी कि इसको क्या कीजिए, उसके बाद जैसे यहाँ वेक्टर ए के दिशा में वेक्टर पहले क्या था, ए, इसी को बात को समझने के लिए इसको चित्र को बनाए हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर इतना जो होता है, इसका डायरेक्शन कैसे पता चला कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर कौन सा वेक्टर, वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए के दिशा में अपना क्या कीजिए, पूरी उंगली को रखिए। तो पूरा उंगली रख दिया, ऐसा रखिए पूरा। उसके बाद क्या, वेक्टर बी, तो वेक्टर बी के दिशा में मुड़ना है। तो वेक्टर बी के दिशा में घूमेंगे तो ऐसा मोड़ेंगे उंगली को, ऐसा मोड़ेंगे तो आपका अंगूठा जो है, ये देखिए अंगूठा ये क्या है, बाहर की ओर निकल रहा है, यानी इसका दिशा जो है
पॉजिटिव है, इसका दिशा क्या है पॉजिटिव, यानी कि इसको बाहर की ओर निकलेगा, इसका जो भी डायरेक्शन है बाहर, यानी इस बाहर वाला डायरेक्शन हम मान लेते हैं ये बाहर निकल रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे क्या है, ये जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा यही वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आएगा, यही क्या होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, इसी को बोलते हैं एन कैप की दिशा, यानी एन कैप की दिशा यही होगा, दोनों पर क्या है लंबवत है, वेक्टर ए पर भी लंब है, वेक्टर बी पर भी लंब है, ठीक है। तो चलिए आप यहां से आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं और कुछ आगे बढ़कर, ठीक है। देखिए एन कैप निकालने का और भी दूसरा तरीका से आपको बोल सकता है, तो आपको सारा बात मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन आपको कैसे कैसे घुमा के, भाषा कैसे कैसे चेंज करके क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से है, एन कैप ही, एन कैप का फॉर्मूला अभी पीछे बताएं, क्या बताए हैं कि वेक्टर ए एन कैप बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये बताएं। साइन थीटा का क्या बताए हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब यहाँ पर एन कैप निकालने का और तरीका है, यानी बात वही है, लिखने का तरीका सिर्फ चेंज कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि एन कैप का डायरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पीछे जो बताए हैं वो सिर्फ क्या है, जनरल है, यानी सिंपल, उसमें पूरा वो करेक्ट नहीं है, ठीक है, यानी पूरा, लेकिन क्वेश्चन उस पर पूछता है, इसलिए उसको भी जानना जरूरी है। कभी उसके अनुसार भी क्वेश्चन बन जाता है, कभी इसके अनुसार भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा। देखिए पहला है कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, कहता है कि ऐसा यूनिट वेक्टर ज्ञात कीजिए जो वेक्टर ए और वेक्टर बी पर क्या हो, लंब हो, यानी लंबवत इकाई सदिश एन कैप ही निकालने के लिए बोल रहा है। या इसी बात को ऐसे भी बोल सकता है, या यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी प्लेन का हम बोले थे ना, एन कैप प्लेन पर क्या होता है, लंबवत होता है, तो यहाँ भी वही बात बोला है कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज एन कैप। तो इसका भी फॉर्मूला यही होगा, प्लस माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा। अब दूसरा तरीका देखिए कैसे होगा, इसमें थोड़ा क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करें, यह है दूसरा थोड़ा बात। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन चेंज करके पूछेगा कि अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड आर, यानी वैसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड आर है, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड आर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज, यानी कहता है कि सब में मैग्नीट्यूड ने ऐसा सदिश बनाने के लिए बोल रहा है जिसका कुछ मैग्नीट्यूड भी दे दिया है, और वैसा सदिश बनेगा जो क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंबवत भी होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो एन कैप निकालते हैं ना उसमें क्या, उससे आर से गुना कर दीजिए तो आपको वो मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां तक इसको लिख लीजिएगा, इसके आगे देखते हैं कुछ और है, ठीक है। तो चलिए आपको देखते हैं यहाँ पर कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आप कैसे निकालेगा। अगर इस रूप में दिया गया हो, यदि इस रूप में दिया जाए आपको कि वेक्टर ए बराबर, इफ वेक्टर ए बराबर दिया हुआ हो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, एंड वेक्टर बी बराबर दिया गया हो B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, इस रूप में दिया गया हो। और उसके बाद बोलता है देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए, सदिश गुणनफल निकालिए। ये क्या है, ये जो है सदिश गुणनफल है, क्या है, सदिश गुणनफल है। तो सदिश गुणन बोले या गुणनफल बोले तो आप क्या निकलेगा, दोनों सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा। सदिश गुणन बोले या सदिश बोले तो क्या कीजिएगा, दोनों सदिश, जो भी सदिश का क्या कीजिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट बनाएंगे, डिटर्मिनेंट बना लेंगे। ये साइन जो है किसका है, डिटर्मिनेंट का। उसके बाद अपना मन से यहाँ पर आई कैप, जे कैप और के कैप को चिपका दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर शुरुआत में कौन सा वेक्टर, वेक्टर ए है, ये यहाँ पर कौन है, पहले जो आया है वेक्टर ए आया है। तो ये जो अब यहाँ पर लिखाएगा वो पहले ए वाला का बात लिखाएगा, यानी वेक्टर ए में जो कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट है, उसको लिखे। तो इसका स्केलर कंपोनेंट क्या है, A1 A2 और A3 लिख दिए। उसके बाद क्या है, वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी का स्केलर कंपोनेंट लिखे, तो B1 B2 B3। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा एक वेक्टर क्वांटिटी, क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा
तो यहाँ से एक सदिश ही रहेगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या आता है, हमेशा एक सदिश ही है, ठीक है, यानी इसका जो गुना आएगा एक वेक्टर ही आएगा। डॉट प्रोडक्ट में गुना करते थे एक संख्या आता था, लेकिन यहाँ पर गुना कीजिएगा तो एक वेक्टर क्वांटिटी एक सदिश ही आएगा, ठीक है। तो इस रूप में जब भी क्वेश्चन इस रूप में दिया रहे और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना हो तो पहले आपको इस रूप में लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको नहीं आता है, हम अभी आपको थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन करके बता देते हैं कि डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सिर्फ आपको इस डिटर्मिनेंट के लिए, यानी कैसे डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन इसको तोड़ते कैसे हैं ये सिखा देते हैं, ताकि आपको वेक्टर पढ़ने में, क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए अब देख लेते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इस क्वेश्चन में कैसे निकाले। बोल क्वेश्चन क्या रहा कि फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इफ वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर बी बराबर माइनस आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप दिया हो तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यानी इसका सदिश गुणनफल वेक्टर प्रोडक्ट निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, हम अभी आप बताए हैं ना कि जब इस रूप में, और पिछला वाला बात देखिएगा, कंसेप्ट बताएं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए आपको इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा आई कैप, यहाँ पर जे कैप और यहाँ पर क्या आता है के कैप। पहले क्या है वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए का कंपोनेंट देखिए स्केलर कंपोनेंट, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, यहाँ पर एक है, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना -1 आएगा, ठीक है। तो आप देखिए ए वेक्टर ए में स्केलर कंपोनेंट आई कैप का गुणांक यहाँ पर 1, तो आई कैप के सामने नीचे 1, जे कैप में कितना है 1 तो 1, के कैप में कितना है 2 तो 2 लिख लेंगे। वेक्टर बी है तो वेक्टर बी वाला में जाइए, आई में कितना है -1 तो आई वाला लाइन में यहाँ पर लिखिए -1, जे में कितना है 5 तो जे वाला लाइन में कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, और यहाँ पर के का मान कितना, के जगह गुणांक में कितना 2 तो के नीचे कितना लिखेंगे यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक चिन्ह याद रखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट साइन, ठीक ना। यहाँ पर होता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। आपको आप इस डिटर्मिनेंट को किसी रो किसी रोज या कलम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप अगर नहीं जानते हैं डिटर्मिनेंट नहीं पढ़े हैं तो आप नॉर्मल एक चिन्ह याद रखिएगा, आई कैप वाला प्लस में होता है, जे कैप वाला माइनस में होता है, के कैप वाला प्लस में होता है। उसके बाद देखिए कैसे करेंगे, बराबर लिखेंगे, आई कैप लिखे, यहाँ पर क्या लिखेंगे आई कैप लिख लिए, उसके बाद डिब्बा बनाइए ऐसा। आई कैप लेने के बाद आई कैप के आमने सामने नीचे ऊपर जो भी इसके आगे पीछे ऊपर नीचे है सब खत्म हो जाएगा। तो देखिए इसके आगे कौन, ये लाइन और इसके नीचे ये लाइन, ये सब खत्म होने के बाद आपको सिर्फ इतना दिखाई देगा कितना 1 2 5 2। अब इसमें क्रॉस गुना कीजिएगा, ऐसे गुना करेंगे तो कितना आएगा 1 गुने 2, 1 गुने 2, उसके बाद लगाइएगा माइनस, उसके बाद लगाएगा माइनस, ऐसे गुना करेंगे तो क्या आएगा 5 गुने 2, ठीक है। तो आई कैप के साथ काम हो गया। आप देखते हैं जे कैप का साइन किया माइनस में, तो माइनस जे कैप लिखेंगे, फिर जे कैप के आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी दिखाई देगा वो पूरे समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जे कैप के नीचे वाला लाइन ये बीच वाला खत्म हो जाएगा और इसके सामने वाला यानी पूरे खत्म, बचेगा कितना 1, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा 1 2 -1 2। आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से, ठीक है, ध्यान नहीं दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। 1 2 -1 2 बच गया, फिर इसको क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो कितना, देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो 1 गुने 2 क्या लिखेंगे 1 गुने 2, फिर देखिए यहाँ से फिर लगाएंगे अपना मन से माइनस, उसके बाद देखिए -1 गुने 2 यानी क्या लिखेंगे -1 गुने 2, ठीक है। तो आपको जे कैप के साथ भी हो गया। आप देखते हैं प्लस क्या है के कैप है, तो के कैप के साथ देख लेते हैं, के कैप के फिर लिए तो के कैप लेते इसके आगे पीछे ऊपर नीचे वाला सब खत्म, तो बचेगा सिर्फ इतना ही ना, आपको सिर्फ इतना पर इतना बचेगा, क्या बचेगा 1 1 -1 5, 1 1 बचेगा ना, 1 1 क्या बचेगा 1 1 -1 5 इतना बचेगा। फिर इसको गुना करेंगे 1 को 5 से, क्या करेंगे 1 गुने 5 माइनस, अब देखिए -1 गुने 1 क्या लिखेंगे -1 गुने 1, ठीक है। तो आप आशा करते हैं कि आपको ये अगर नहीं समझ में आएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आई कैप के साथ 1 गुने
आई कैप लाइन वाला झांप लीजिएगा, आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी होगा खत्म हो जाएगा। इसके सामने कौन आई कैप के साथ ये पूरा लाइन खत्म, इसके आई कैप के नीचे वाला पूरे खत्म हो जाता है, तो इसे करके ये बचेगा। तो यहाँ पर गुना क्रॉस गुना करके देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे वहां पर समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं आई कैप गुना करेंगे, 1 गुने 2 कितना 2, और माइनस यहाँ पर 5 गुने 2 कितना 10 आएगा, माइनस जे कैप यहाँ पर 1 गुने 2 कितना 2, माइनस माइनस प्लस 1 गुने 2 कितना 2 आएगा। अब प्लस क्या है के कैप है, के कैप 1 गुने 5 कितना 5, और माइनस माइनस प्लस 1 गुने कितना 1 आएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, वेक्टर ए क्रॉस क्या है वेक्टर बी है। फिर आगे क्या निकलेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकलेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना देखिए -8 अब प्लस 2 कितना -10 अब प्लस 2 कितना -8 आई कैप, 2 प्लस 2 कितना 4 यानी कि -4 जे कैप, और 5 1 6 यानी कि +6 के कैप। तो यहां से आपका आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान कितना। हम बोले थे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या देगा, एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। देखिए यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है ना कि सदिश से आ गया, यानी कितना यहाँ -8 आई कैप -4 जे कैप +6 के कैप, यही आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो आप मैग्नीट्यूड भी बता दीजिएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी भी बता दीजिएगा, कितना होगा √अंडर -8 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 64 प्लस 16 प्लस 36। तो यहाँ देखिए 116 आ जाएगा, कितना आ जाएगा √116 आ जाएगा। 100 देखिए 64 और 36 100 आइने 16 116 आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी हम निकाल कर बता दिए। तो आप इसी तरह से क्वेश्चन बनाते रहिएगा। जब भी किताब में क्वेश्चन दे कि दो सदिशों का गुणनफल निकालिए, सदिश गुणनफल निकालिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालिए, या मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालिए, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके विषय में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है सदिश 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप और 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप के प्रत्येक पर लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। अभी बताए हैं आपको फार्मूला लंबवत इकाई सदिश का, क्या बताएं, ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके विषय में ध्यान से देखिएगा कि बिहार बोर्ड पूछ रहा है लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन इसको अच्छा से लेकर आपको अभी सीख भी गए हैं लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना। तो देखिए लंबवत इकाई सदिश कैसे ज्ञात करेंगे, मान लेते हैं लेट वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर बी मान लेते हैं, वेक्टर बी कितना है, वेक्टर बी जो है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये मान लिए। अब देखिए लंबवत इकाई सदिश क्या होता है, एन कैप होता है। एन कैप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कि आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और उसके बाद मॉड उसका मैग्नीट्यूड तो हम ज्ञात कर लेते हैं। नाउ और उसके बाद फॉर्मूला हम बैठा लेंगे। नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पहले आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेंगे आई कैप जे कैप और के कैप। पहले कौन है वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का गुणांक लिखे पहले 3 यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 तो 3 1 2। आई वाला में कितना है 3 है, तो आई वाला में कितना लिखे 3। जे वाला में कितना है 1, तो जे वाला में लिखेंगे 1। और के वाला में कितना है 2, तो के वाला लाइन में लिखेंगे 2। वेक्टर बी है तो वेक्टर बी में जाएंगे, आई वाला के साथ कितना 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। जे वाला के साथ -2, तो जे वाला के साथ -2। के वाला के साथ कितना 4, तो के वाला के साथ कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम बताएं आई कैप क्या होता है प्लस में, जे कैप होता है माइनस में, और के कैप होता है प्लस में। तो आई कैप प्लस में, तो आई कैप लिख लेंगे। उसके बाद देखिए आई कैप लिखने के बाद यहाँ पर देखिए आई कैप के सामने वाला लाइन खत्म और इसके नीचे वाला खत्म, ये पूरे खत्म। तो बचा कितना 1 2 माइनस 2 4, गुना करेंगे 1 को 4 से, तो कितना आएगा 1 गुने 4 यानी कि 4 आएगा। उसके बाद अपना मन से माइनस लगाना पड़ता है डिटर्मिनेंट में, ठीक है, उसके 2 क्रॉस 2 में। उसके बाद देखिए -2 गुने 4, तो
-2 गुने -4 कितना, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जे कैप क्या होता है माइनस में, तो माइनस जे कैप लेंगे तो इसके देखिए ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म और इसके ये लाइन खत्म, तो कितना बच गया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3 2 2 4, 3 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। उसके बाद माइनस अपना मन से लगाइए और फिर 2 गुने 2 की जगह तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब लेंगे के कैप का साइन होता है प्लस में, तो के कैप प्लस में, उसके बाद के कैप लेते, के कैप के आगे पीछे ऊपर नीचे सब खत्म, तो ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 3 1 2 -2, 3 को -2 से गुना करेंगे तो -6, और उसके बाद देखिए 1 को 2 से गुना या 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप इसको अच्छा सजा लीजिए, कितना आएगा, ये जो है आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, कितना आ गया, देखिए 4 4 8 8 आई कैप, देखिए 12 में से 4 घटेंगे तो 8, यानी -8 जे कैप, और यहाँ पर -6 और -2 -8 के कैप। यहाँ तक आ गया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना, 8 आई कैप -8 जे कैप -8 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना आएगा, √8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 64 64 64 यहाँ पर आएगा, सब क्या कितना आ जाएगा, n आएगा। इस सब में से 8 कॉमन ले सकते हैं, 8 का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 1 + 1 + 1, इतना ही बचेगा। अब यहाँ से हम 8 2 को बाहर निकालेंगे कितना बचेगा, 8 √3, यही आएगा। 8 √3 कितना आएगा, 3, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान 8 × √3 कितना आएगा, 8 × √3 आ गया। तब यहाँ फार्मूला बैठा लेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान कितना निकाले हैं, 8 आई कैप -8 जे कैप और -8 के कैप, और मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना निकाले, 8 √3, ऊपर से 8 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, आई कैप -जे कैप -के कैप, यही बचेगा। अपॉन कितना है, 8 √3, तो ये 8 से 8 कैंसिल, तो आंसर कितना, आई कैप -जे कैप -के कैप अपॉन √3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका एन कैप निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको सबसे अंतिम में लिखना है, ये हम आप बीच में लिख दिए हैं क्योंकि हम आपको सिर्फ बना के बताए हैं। परीक्षा में आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि बीच में आंसर और उसके बाद नीचे सोल्यूशन, ऐसा नहीं कीजिएगा, अंतिम में सोल्यूशन होना चाहिए। तो देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ से लिखने के बाद ये बात लिखिएगा, उसके बाद ये वाला लाइन लिखिएगा डिब्बा वाला, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं कुछ, यानी आई कैप जे कैप और के कैप में क्या रिलेशन होता है इसके विषय में जान लेते हैं। यानी कि इकाई सदिश जब तीनों परस्पर लंबवत होते हैं और यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं तो क्या क्या कैसा बनता है थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे डॉट प्रोडक्ट में देखे थे ना कि आई कैप डॉट आई कैप कितना 1, जे कैप डॉट जे कैप कितना 1, के कैप डॉट के कैप कितना 1, और उसके जब सेम वाला डॉट प्रोडक्ट में रहता है तो यूनिट वेक्टर में तो 1 आता था और भिन्न भिन्न होता था तो 0 आ जाता था। यहाँ पर देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में क्या कंडीशन बनता है। आप यहाँ पर निकाल भी सकते हैं राइट हैंडेड नियम से, राइट हैंडेड नियम से निकालिएगा तो क्या देखिए यहाँ पर राइट हैंडेड नियम लगाते हैं, अगर आई कैप क्रॉस जे कैप करते हैं तो क्या निकलेगा, आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो देखिए यहाँ से इसके दिशा में उंगली रख दिया आई कैप के दिशा में, इसको फोल्ड करेंगे यानी मोड़ेंगे जे कैप के दिशा में तो क्या निकलेगा बाहर, तो बाहर में यानी इस वेक्टर के कैप को मान लेते हैं बाहर, यानी आई कैप क्रॉस जे कैप कितना आएगा, के कैप आएगा। और जैसे इसका उल्टा कीजिएगा के जे कैप क्रॉस आई कैप कीजिएगा तब माइनस के कैप आएगा। इसका डायरेक्शन क्या जाएगा, ऊपर नहीं जाके कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, ऊपर नहीं जाके कहाँ चलाएगा, नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तीनों नीचे की ओर आने लगेगा, कौन ये माइनस के बनने लगेगा, माइनस के कैप बनने लगेगा। इसके लिए आई कैप क्रॉस जे कैप के लिए के कैप और जे कैप क्रॉस आई कैप के लिए माइनस के कैप बनने लगेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इससे आसान होता है ये वृत्त वाला, तो वृत्त वाला को हम समझ लेते हैं। ठीक है, वृत्त वाला के अनुसार आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं कि कैसे निकलता है। तो यहाँ पर देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप, जब भी आप किए आई कैप
देखिए डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो जो तीसरा बच गया उसको बराबर में लिख देंगे। आई कैप क्रॉस जे कैप के, तो बचा कौन, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं यानी सीधा डायरेक्शन में आ रहे हैं, जैसा तीर का निशान उसी तीर के निशान के अनुसार आ रहे हैं, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर के कैप। क्या हो जाएगा, बराबर के कैप। अगर यहाँ पर आप करते हैं जे कैप क्रॉस के कैप, तो यहाँ पर क्या आएगा, जे कैप क्रॉस के कैप किए और सेम डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव में क्या आएगा, आई बराबर आई कैप। अगर आप करते के कैप क्रॉस आई कैप, सेम डायरेक्शन में है यानी सीधा डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो बराबर क्या आएगा, जे कैप आएगा। क्या आएगा, जे कैप आएगा। या आप अगर ऐसे करते हैं जे आई कैप, क्या करते हैं, आई कैप क्रॉस के कैप, क्या करते हैं, आई कैप क्रॉस के कैप, उल्टा डायरेक्शन। देखिए तीर का निशान बोलता है उधर जाइए, हम उल्टा आ रहे हैं, आई कैप से क्या आ रहे हैं, के कैप पर उल्टा आ रहे हैं, तब उल्टा ही यानी कि कौन बच रहा है तीसरा, जे कैप, तो माइनस में लिखेंगे जे कैप। अगर कहता है के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, तब हम क्या लिखेंगे, तो हम देखिए उल्टा चल रहे हैं ना, तो के कैप क्रॉस जे कैप, तो तीसरा कौन बच रहा है, आई कैप, तो आई कैप में लग जाएगा माइनस आई कैप। ठीक है, अगर हम कॉमा, अगर हमसे पूछता है जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, तो जे कैप क्रॉस आई कैप उल्टा डायरेक्शन चल रहे हैं, तो तीसरा जो बच गया वो माइनस में आएगा, माइनस के कैप। तो यहां पर देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप क्या था, के कैप, और इसी को जस्ट उल्टा कर दिए, जे कैप क्रॉस आई कैप कर दिए, तो माइनस आ गया। यहां पर देखिए जे कैप क्रॉस के कैप क्या, आई कैप है, कहीं देखते हैं जे कैप वाला है क्या, जे कैप में रिलेशन। अब यहां पर देखिए उसका इसका उल्टा कर देते, क्या गया, माइनस में आ गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसके अनुसार ही बहुत ही आसानी पड़ता है बनाने में। ठीक है, तो आप इसके अनुसार बना सकते हैं, या आपको अभी थोड़ा देर पहले कि ऐसा वाला चित्र बनाए थे ना, इसमें इसके अनुसार भी बना सकते हैं। इसको मानते हैं आई कैप, इसको जे कैप और इसको के कैप। तो यहाँ पर देखिए जो परिभाषा बताए हैं कि आई कैप अगर निकालना चाहते हैं आई कैप क्रॉस जे कैप, तो क्या लिखेगा, फार्मूला का डिफिनेशन जो बताया है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप, उसी पर हम बैठाते हैं। दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है, प्रत्येक के बीच यहाँ पर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री का बनता है। इसको लिखेंगे मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप साइन थीटा का मान 90 डिग्री इनटू, अब देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप करते हैं तो एन कैप का मान कितना आएगा, एन कैप का मान यहां पर कितना आएगा, देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप करता है, आई कैप की दिशा में देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप है ना, पहले कौन है आई कैप, तो आई कैप की दिशा में पूरा अपना उंगली रखिए, पूरा उंगली रख दिए ना, उसके बाद ये जो आपका पाम है इसको मोड़ेंगे। अच्छा इसको दो तरीका से मोड़ सकते हैं ना, अभी बदलाते हैं कि इसको दो तरीका से कैसे मोड़ सकते हैं। पहले इसको यहाँ पर मोड़ेंगे, वेक्टर जे की तरह जाना है, किधर जाना है, आई कैप से जे कैप की तरफ जाना है, तो आई कैप से जे कैप की तरफ इसको क्या करेंगे, मोड़ेंगे। तो इसका डायरेक्शन बाहर की ओर, यानी कि हम मान लेते इसका डायरेक्शन क्या है, बाहर की ओर के कैप है, तो एन कैप के जगह पर यहाँ पर आ जाएगा के कैप आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड का मान 1 है, साइन 90 का मान 1 अगुने के कैप, यानी यहां से क्या आ गया, आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप। तो आप इसी तरह से अन्य भी निकाल सकते हैं इसके अनुसार, लेकिन इसके अनुसार बहुत ही आसानी पड़ता है, आप देख देख के तुरंत लिख दीजिएगा ये पूरा बात। तो इसको याद रखिएगा कि आई कैप क्रॉस जे कैप, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। ये जो पिक्चर है ना, इसके दिमाग में आप फोटो खींच लीजिए, आपके दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए। जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आए जे कैप क्रॉस के कैप, आपको समझ में ना, जे कैप बीच में उसके आगे के कैप, आई कैप आएगा। जब भी पूछे के कैप क्रॉस आई कैप तो बराबर जे कैप, कोई पूछता है आई कैप क्रॉस जे कैप तो बराबर के कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप, यानी इसको दिमाग में फिक्स कर लीजिए। जब भी क्वेश्चन आए आप इसी को याद कीजिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आप इसके अनुसार बनाएगा तो जीवन में कभी गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है न, तो आप सिर्फ रट लीजिएगा तो हो सकता है भूल जाइएगा, गलत कर दीजिएगा, इसलिए इसको दिमाग में फिक्स करिए, अपने अनुसार बनाइए, बार बार इसको लिखिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, परीक्षा में पूछता है इससे, अगला बार 2022 में भी क्वेश्चन यहां से आएगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या कीजिए, अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। जैसे डॉट प्रोडक्ट में पढ़े थे, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में भी पढ़ लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर दो क्या है, वेक्टर है, क्या है, दो सदिश है, यहाँ पर दो वेक्टर मान लेते हैं, ये मान लेते हैं वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको समांतर चतुर्भुज बना सकते हैं, ना।
समांतर चतुर्भुज यहाँ से निर्माण कर सकते हैं। समांतर चतुर्भुज निर्माण करने पर आप यहाँ से इस पर लंब भी डाल सकते हैं, लंब डाल सकते हैं। यहाँ से आप इसको दो भाग बराबर भागों में बांट भी सकते हैं। इसको नाम देते हैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी नाम दे दिए, ठीक है। और यहाँ पर ये पूरा वेक्टर ए है, ये पूरे वेक्टर क्या ए है, इसको नाम दे दिए, पॉइंट को एम दे दिए, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर बताइए कि डीएम की लंबाई या डीएम कितना होगा, डी की हाइट, ये जो हाइट है डीएम, ये जो ऊंचाई है वो कितना होगा। तो यहाँ पर डीएम इसको मान लेते हैं, यहाँ पर जो कोण बन रहा है दो सदिश के बीच थीटा बन रहा है, तब यहाँ पर हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा कितना आएगा, लंब क्या है डीएम बटे कर्ण कितना है, मॉड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा, उसका लंबाई लेना है, मॉड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। यहाँ से डीएम कितना होगा, इसलिए डीएम बराबर आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बी इंटू साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। यानी डीएम की लंबाई कितना, बी इंटू साइन थीटा आ गया। यानी इसकी हाइट ऊंचाई कितना, बी इंटू साइन थीटा। और इसका आधार का त्रिभुज देखते हैं ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी में देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इसकी जो हाइट है त्रिभुज में, इसकी हाइट कितना है, बी इंटू साइन थीटा, और जिसका आधार है वो वेक्टर यानी इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, इसका आधार मॉड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है 1/2 आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आप यहाँ पर देखिए 1/2 का 1/2 आधार कितना है, आधार जो इसका मैग्नीट्यूड लीजिए तो मॉड ऑफ वेक्टर ए, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई जो है मॉड ऑफ वेक्टर बी, बोलिए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा है, ठीक है। तो आप यहां से बोल सकते हैं ना बराबर 1/2। अब मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, ठीक है। मॉड ऑफ वेक्टर क्या करना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यानी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से क्या पता चला कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या निकल जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या यहाँ से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या आधा त्रिभुज हम निकाल चुके हैं, आधा त्रिभुज इधर भी है, यानी दोगुना कर देंगे तो ये समांतर चतुर्भुज का निकल जाएगा क्या, एरिया। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, त्रिभुज के दुगुना 1/2 2 गुने 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी कि क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हो जाता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। जब भी बोले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो आप क्या ज्ञात कीजिएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और जब भी बोले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो क्या ज्ञात कीजिएगा, 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा, नहीं देता होगा तो आप सुनकर लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं एक नोट में फार्मूला तीनों सबको एक जगह कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कुछ नोट में बात, फार्मूला को वही पिछले वाला बात ही, लेकिन उसको थोड़ा अच्छा सा और समझिए। पहला नोट नंबर फर्स्ट है, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी त्रिभुज की संलग्न भुजाएं हो तो दोनों का शुरुआती बिंदु एक ही जगह संलग्न हो, एक दूसरे से क्या संलग्न हो, संलग्न भुजाएं हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, या हम बोल सकते हैं 1/2, इसका मतलब क्या, ए बी साइन थीटा, 1/2 ए बी साइन थीटा भी होता है। या हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, एक पॉइंट कॉमन रखे, यहाँ पर क्या एक पॉइंट कॉमन रख लिए, यहाँ पर बी पॉइंट कॉमन रख लिए, यहाँ पर सी पॉइंट कॉमन रखते तब संलग्न भुजा बन जाएगा। जब एक पॉइंट आप कॉमन रखिएगा, जब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल में या त्रिभुज का क्षेत्रफल में या संरेख में
आप संरेख करना हो, ये सब काम करना हो, तब एक पॉइंट को कॉमन रख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सब में, यहाँ पर ए पॉइंट कॉमन रख लिए, यहाँ पर बी कॉमन रख लिए, यहाँ पर सी कॉमन है, तो क्या बना 1/2 AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर बराबर हो, ये सब फॉर्मूला सही है। 1/2 मॉड ऑफ BC वेक्टर क्रॉस BA वेक्टर बराबर 1/2 मॉड ऑफ CA वेक्टर क्रॉस CB वेक्टर, सब त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, एक और देख लीजिए, इफ वेक्टर A कॉमा वेक्टर B कॉमा वेक्टर C आर पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेज, यानी शीर्ष का क्या है, ये त्रिभुज का शीर्ष, वर्टिसेज का मतलब शीर्ष ऑफ और ट्राइंगल ABC, यानी कहता है त्रिभुज ABC का शीर्ष का निर्देश पोजीशन वेक्टर, यानी शीर्ष का जो भी वेक्टर उसका पोजीशन वेक्टर दे चुका है, वेक्टर A कॉमा वेक्टर B कॉमा वेक्टर C। तो इफ वेक्टर A कॉमा वेक्टर B कॉमा वेक्टर C आर पोजीशन वेक्टर ऑफ अ वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल ABC, देन इट्स एरिया, तब अगर शीर्ष का पोजीशन वेक्टर दे दिया है तब उसका बोलता है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C प्लस वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A होता है। क्यों होता है, वाई, ऐसा क्यों हो गया, ये जो फार्मूला बना ये कैसे बना, क्या आप बता सकते हैं, कारण प्रूफ कर सकते हैं कि जो फार्मूला बना ये कैसे निर्माण हो गया, जब वर्टिसेज दे दिया तो ये कैसे फार्मूला बना। तो देखिए कैसे बना, हम बतला ही देते हैं, प्रूफ में थोड़ा सा दे देते हैं, प्रूफ देख लेते हैं इसका। प्रूफ में देखिए, अभी आप जानते हैं कि 1/2 AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, ऐसा कर सकते हैं, इसके अनुसार देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हम यही बात के यहाँ पर लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए 1/2 AB वेक्टर का मतलब क्या होता है, B वेक्टर माइनस A वेक्टर पोजीशन वेक्टर के अनुसार, क्रॉस है तो क्रॉस AC वेक्टर का मतलब C वेक्टर माइनस A वेक्टर होता है कि नहीं होता है, यहां तक होता है। चलिए हम थोड़ा मिटा देते हैं, उसके बाद आगे लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, आप देखिए बराबर क्या लिख सकते हैं 1/2 मॉड ऑफ, इसको गुना कर सकते हैं ना, पहले वेक्टर B से पूरे में गुना करेंगे तो क्या होगा, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A। आप देखिए माइनस वेक्टर A से पूरा हम गुना करेंगे तो माइनस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C, माइनस माइनस देखिए माइनस माइनस प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A। ठीक है, यहां तक लिखने के बाद आप देखिए 1/2 वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C माइनस वेक्टर B क्रॉस, आप देखिए यहाँ पर अगर इसको प्लस में करना चाहते हैं ना, यहाँ पर प्लस करना चाहते हैं, इसका दोनों का स्थान बदलिए, तब प्लस आएगा जब वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B लिखेंगे। यहाँ पर प्लस करना चाहते हैं तो दोनों का स्थान बदल दे, क्योंकि इसका स्थान बदलने से एक माइनस और आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस आ जाता है। यानी कहने का मतलब ऐसा बनता है कि माइनस है ये वाला माइनस, और जब इसका स्थान बदलेगा तो क्या होता है माइनस C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर बनता है। यहाँ पर देखिए, और जब दोनों सेम हो तो वेक्टर A और वेक्टर A के बीच कितना डिग्री का, 0 डिग्री का कौन बनेगा, साइन 0 का मान 0, यानी इसलिए इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। यहां से देखिए 1/2, अब यहां से देखिए क्या कर सकते हैं, ये वाला टर्म आगे लिख लीजिए, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस ये वाला टर्म आप लिखिए वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, ये माइनस माइनस प्लस वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A, यही प्रूफ करना था ना। यानी कि ये कैसे आया आपको पता चल गया ना, ये क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, ये फार्मूला जो है ट्राइंगल लॉ ये कैसे बना ये आपको पता चल गया, हम प्रूफ करके बता दिए। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना जरूरी है, प्रूफ और उतना नहीं पूछता है, इसलिए आपको उतना टेंशन भी नहीं लेना है कि अगर प्रूफ और हम नहीं बताए तो उतना टेंशन, लेकिन बता देते अधिकांश में बताए हैं और बताएंगे। ठीक है, इसलिए कोई बात नहीं, सीखते चलना है, जो भी नॉलेज लेते चलना है। तो आपको ये पता चल गया कैसे होता है, इसको याद भी रखिएगा कि एरिया ऑफ जब सभी शीर्ष का क्या पोजीशन वेक्टर दे दिया गया हो तो उसका क्षेत्रफल क्या 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C प्लस वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप देख लेते हैं नोट नंबर 2 में, यदि वेक्टर A और वेक्टर B समांतर चतुर्भुज का संलग्न भुजाएं हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है मॉड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बोलिए या AB sin थीटा बोलिए या आधार गुने ऊंचाई। कहने का मतलब यहाँ पर आधार कितना था वेक्टर A और ऊंचाई कितना है B इंटू साइन थीटा, क्या है इसका ऊंचाई है, और आधार कितना था वेक्टर A, यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर A या A बोलिए और इसका ऊंचाई क्या है AB sin थीटा। इसके अनुसार चित्र के अनुसार देख सकते हैं। अब दूसरा बात,
एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, इफ क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज हो, ठीक ना, कोई भी चतुर्भुज, एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल यानी कोई भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इफ इट्स डायगोनल वेक्टर्स आर d1 एंड d2 इज गिवन बाय, यदि किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण दिया गया हो तब वहां पर उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए होता है 1/2 मॉड ऑफ d1 गुने d1 फैक्टर गुने d2 फैक्टर, ठीक है। यानी जो भी विकर्ण उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेंगे, उसका 2 से भाग कर देंगे तो चतुर्भुज का क्या जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए इसको समाप्त करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए आप देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट, यानी क्रॉस प्रोडक्ट का या बोले या वेक्टर प्रोडक्ट का क्या देख लेते हैं? कुछ गुणधर्म प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्व रखता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। देखिए वेक्टर पहला है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जो होगा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक सदिश होता है। जब भी आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेगा तो आपको संख्या नहीं मिलेगा, एक सदिश ही मिलेगा। यानी सदिश का गुना कीजिएगा तो सदिश ही मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट में, और डॉट प्रोडक्ट में करते थे तो एक वास्तविक संख्या मिलता था यहाँ पर, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर होगा। इसका मतलब है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल होगा या कोलिनियर होगा। कहने का मतलब थीटा या तो 0 डिग्री बनेगा या पाई बनेगा। अर्थात यहाँ पे कंडीशन है कि इसको 0 तब मानेंगे, ऐसा बात तब मानेंगे जब वेक्टर ए इक्वल टू नॉट 0 हो और वेक्टर बी इक्वल टू नॉट 0, अर्थात दैट मीन्स वेक्टर ए बराबर के मल्टीपल ऑफ वेक्टर ए। ऐसा कंडीशन कब बनता है? पैरेलल में या कोलिनियर में ऐसा कंडीशन बनता है वेयर के इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर संख्या आएगा, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर में बोलता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू नॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। यानी क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। यहाँ पर देखिए बोला है ना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू नॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, यानी दोनों बराबर एक दूसरे को नहीं होगा। क्रम का स्थान, इसका स्थान बदलते हैं, क्रम विनिमय करते हैं, तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, यानी नॉट कम्यूटेटिव लॉ, यानी कम्यूटेटिव नहीं होगा। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बराबर क्या होगा? तो माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होगा, या आप बोलिए माइनस इनटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर, आप दोनों में से जैसा मन वैसा लिख सकते हैं, दोनों सही है। यानी कि दोनों बराबर होगा, जब इसको माइनस यहाँ पर सटाएंगे तब बराबर हो जाएगा। अगर कोई संख्या m है तो m इंटू वेक्टर ए, यानी आप इस m इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कीजिए, या वेक्टर ए क्रॉस m इंटू वेक्टर बी कर लीजिए, या पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल के उसके बाद m से गुना कर लीजिए। वेयर m क्या? वेयर m इज स्केलर, एक संख्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं कि 5 से आगे और प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रॉपर्टी 6 नंबर क्या बोलता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी बंटन नियम या वितरण नियम क्या ये पालन करता है? तो हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है बंटन नियम यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है। जैसे यहाँ पर देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर सी, यानी प्लस के लिए भी माइनस कुछ भी हो तो इसको क्या लिखेंगे? देखिए वेक्टर ए को वेक्टर बी से गुना करते, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बनेगा, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, वेक्टर ए को फिर सी से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी बनेगा, ठीक है। तो आप इस रूप में देखिए ये लेफ्ट से तोड़े हैं राइट वाला, तो ये हमेशा वेक्टर ए जो रहेगा लेफ्ट में ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए है, इसको जब तोड़ रहे हैं राइट साइड से तो वेक्टर ए जो है हमेशा राइट साइड में ही रहेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थी बहुत सारा गलती करता है, ये गलती बहुत ही ज्यादा होता है स्टूडेंट से, ठीक है। इसलिए आप हम बोल रहे हैं ध्यान से देखिएगा कि ये गलती आप नहीं कीजिएगा, बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं। अगर यहाँ पर राइट में है तो वेक्टर ए हमेशा यहाँ पर देखिए राइट में है, राइट में, यहाँ लेफ्ट में था तो हमेशा लेफ्ट में ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में चेंज करने पर यहाँ पर फर्क पड़ता है, डॉट प्रोडक्ट में नहीं पड़ता। आप डॉट प्रोडक्ट में जैसे मन वैसे लिख सकते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आपको जो भी स्थान दीजिएगा उसको सोच समझ कर देना पड़ेगा। जो भी वेक्टर लिख रहे हैं उसका कुछ कंडीशन होना चाहिए, यानी कि उसका भी कुछ अति पावर है, उसको लिखने के बाद कुछ चेंज हो जाता है, माइनस प्लस में लोचा आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर लेफ्ट में है तो हमेशा लेफ्ट में ही रहेगा, ये राइट में है तो हमेशा देखिए राइट में ही है। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? वेक्टर बी
क्रॉस वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर सी इधर है तो इधर ही रहेगा, वेक्टर ए उधर है तो उधर रहेगा, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। लेकिन आप वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए है तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए ये तो सही है, लेकिन प्लस है तो प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए होना चाहिए। आप क्या लिखते वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, तो ये गलत हो जाएगा। इस टर्म के कारण ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप ऐसे भी नहीं कर सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, आप दोनों टर्म के कारण ये क्या है, गलत है। इस दोनों टर्म में आप क्या किए, गलती किए, गुना गलत कर दिए कि यहाँ पर राइट डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप लेफ्ट वाला लगा दिए हैं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, ये सही होगा तब होगा जब इसको, अगर यहाँ पर देखिए क्या है, ये गलत हुआ था किसके कारण, ये जो गलत है इसमें अगर माइनस लगाते, इसका स्थान क्या किए हैं, इसका स्थान बदल दिए हैं। वेक्टर ए को वेक्टर बी के स्थान पर क्या कहते हैं, माइनस लगेगा। हम अभी बताए ना कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है बराबर होगा कब, जब स्थान अगर बदलते हैं, तो वेक्टर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का। तो ये जो है इसका मीनिंग सेम रहेगा। जब इसको क्या कीजिएगा, अगर पलटते हैं तो माइनस देना पड़ेगा, पलटते हैं तो माइनस देना पड़ेगा, ठीक है। अगर पलट दिए हैं तो इसको माइनस दीजिए, यहाँ पर पलटे हैं ना तो माइनस दीजिए, यहाँ पर पलटे हैं तो माइनस दीजिए, तब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो लेफ्ट में ही रहेगा, राइट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो राइट में लगेगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये तो आपको हम रटा ही चुके। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कुछ और प्रॉपर्टी। 9 नंबर में बोलता है, अभी सब हम आपको बताए हैं लेकिन एक बार और रिवीजन कर लीजिए, आपको याद अच्छा सोना चाहिए। इस डिब्बा को तो आपको पिक्चर याद ही होगा, ये तो याद है कि आई कैप जे कैप के कैप सबका तीर सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट है। जैसे कि आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप क्रॉस के कैप, सबका मान 0 आएगा। सबका मान क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम हो जाए तो उसका मान 0। अब दूसरा देखते हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप, कौन बच रहा है आगे, सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो के कैप होगा। जे कैप क्रॉस के कैप सेम डायरेक्शन में, तो अगला क्या है, के आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, तो आगे कौन है, जे कैप। सीधा है, क्लियर हो गया दोनों। अब देखते हैं आई कैप क्रॉस जे, आई कैप क्रॉस के कैप उल्टा चल रहा है, तो अगला जो है उसको माइनस में लिखेंगे, माइनस जे कैप। के कैप क्रॉस जे कैप, इसके आगे जो इसको माइनस में लिखेंगे, माइनस आई कैप। जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप उल्टा चल रहा है, तक इसके आगे कौन है, माइनस के कैप हो जाएगा। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं लंबवत इकाई सदिश यानी एन कैप का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। लंबवत सदिश भी आप जान गए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर होता है, जब दोनों सेम हो तो थीटा 0 यानी साइन 0 मान 0 यानी पूरे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 12 नंबर बोल रहा है, इफ वेक्टर ए इस रूप में हो, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड वेक्टर b जो हो b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, देन तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या लिखेगा, पहले तो आपको डिटर्मिनेंट का साइन लगाना पड़ेगा, दो डंडा खींचना पड़ेगा, उसके बाद आई कैप जे कैप और के कैप लिखना पड़ेगा। अब देखिए वेक्टर ए पहले, तो वेक्टर ए का गुणांक पहले लिखना पड़ेगा, तो a1 a2 a3, ठीक है। अब उसके बाद बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का लिखिए b1 b2 b3, तो आपको ये भी लिखने आता है, ठीक है। यहां से ये भी खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रॉपर्टी देख लेते हैं 13 नंबर, इफ वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी देन थीटा, इसका मतलब कितना बनेगा, या तो 0 बनेगा या पाई बनेगा। कहने का मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान हमेशा क्या आएगा, 0 वेक्टर आएगा। बट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर का मतलब ये भी बनता है कि वेक्टर ए का मान भी 0 हो सकता है, वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर हो सकता है, या वेक्टर ए पैरेलल हो वेक्टर बी के भी पैरेलल हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ पैरेलल या थीटा कितना मान माइनस नहीं होगा, ये दोनों कंडीशन भी संभव है। अब 14 नंबर देखते हैं, कहता है फॉर एनी वेक्टर ए, यानी कोई भी सदिश वेक्टर ए के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी सदिश के लिए लिख सकते हैं। यहाँ पर वेक्टर बी होगा, वेक्टर सी, कुछ भी ले सकते हैं। इस रूप में आप किसी को लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस आई कैप का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस जे कैप का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस के कैप का होल स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स इनटू मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। किसी वेक्टर को आप ऐसा लिख सकते हैं, दुनिया का कोई भी वेक्टर हो, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, कोई भी वेक्टर आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 15 नंबर क्या बोलता है, बोलता है इफ 3 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर देन
3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो हम बोलेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर 0। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं 16 नंबर प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर देख सकते हैं ट्रिपल स्टार लग चुका। 2 नॉन जीरो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल और कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ, कहता है दो शून्येतर सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या हो, 0 वेक्टर बनता है। 17 नंबर बोलता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी या ए इंटू बी होगा, तभी यह संभव है जब थीटा का मान π/2 हो। 18 नंबर, ये और 16 से ज्यादा इंपॉर्टेंट 18 है, इसीलिए दोनों पर क्वेश्चन पूछता है बहुत सारा। 18 पर तो अनगिनत क्वेश्चन है, ठीक है। लैग्रेंज आइडेंटिटी, कौन सा? लैग्रेंज आइडेंटिटी। इसको कहने का मतलब क्या कहता है, ये डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में संबंध बतलाता है। क्या करता है, ये ऐसा प्रॉपर्टी है जो डॉट प्रोडक्ट एवं क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के बीच क्या करता है, एक रिलेशन बनाता है। क्या बनाता है? एक रिलेशन को बतलाता है, ठीक है। तो यहां पर इफ वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी आर एनी टू वेक्टर्स देन, पहला इसको याद रखिएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर, या बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना, दो बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। दूसरा नंबर बोलता है मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ये दो नंबर कुछ ज्यादा नहीं है, ये वाला टर्म को उठाकर इस तरफ ले आया है और इसी पे ये बच गया है, तो 2 नंबर जो है पहला से ही बना है, तो आपको दोनों याद रहना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है पहला नंबर, क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं और प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 19 क्या कहता है, इफ वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेज ए कॉमा बी कॉमा सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बराबर 1/2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। दूसरा नंबर बोलता है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन ए बी, क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए अपॉन ये क्या है ए बी, तो बी में से ए को घटाइए तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तीसरा नंबर बोलता है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बी सी, यानी ऊपर क्या लिखना है, ये पूरे बात सेम लिखना है, नीचे में वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। चौथा बोलता है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी, क्या होता है मॉड, ये पूरे सेम बात लिखिए, उसके बाद मॉड ऑफ वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। 20 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्या बोलता है, यदि वेक्टर ए बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड बी वेक्टर बराबर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप आर पैरेलल और कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ a1 अपॉन b1 बराबर a2 बटे b2 बराबर a3 बटे b3 हो, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ से निकल जाएगा, बोलेंगे कि सबका रेशियो अगर सेम आ जाए तो बोलेंगे पैरेलल हो कोलिनियर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अच्छा से लीजिए, आप वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि हम आपको क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट का हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट होता है जरूर है, लेकिन आपको जितना जरूरत है उतना हम आपको सिखा दिए हैं, जिससे आपका बिहार बोर्ड अच्छा लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर किताब में से ज्यादा मिलता है, लेकिन आपके काम का इतना ही बात है, जितना बात हम बताएं बहुत ज्यादा बात बता दी, आप किताब में खोज के देखिएगा एक जगह इतना बात नहीं मिलेगा। तो आप क्या कीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए। कल क्या होगा, हम 10.4 का
वीडियो का पूरा क्वेश्चन का सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर देंगे, फिर आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रत्येक कंसेप्ट को लगा कर देख लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है या जो भी खराब लगा है आप कमेंट जरूर कीजिए, आपको क्या अच्छा लगा क्या खराब लगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर नहीं किए वीडियो को तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना, कि आपको कैसा क्या लगा। ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय।